नमस्कार, मुझे जवाब चाहिए में आपका स्वागत है। आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश एटीएस ने बड़ी साजिश का खुलासा किया है। लखनऊ के काकोरी इलाके से 2 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया जो अल कायदा के बताए जा रहे हैं। इन आतंकवादियों के पास से प्रेशर कुकर बम, टाइम बम, हथियार और कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि ये लोग पाक हैंडलर्स के संपर्क में थे और 2 से 3 दिनों के भीतर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने जा रहे थे। भीड़भाड़ वाले इलाके इनके टारगेट पर थे। सूत्रों के मुताबिक कई बीजेपी टॉप लीडर्स भी इनके निशाने पर हो सकते हैं। ये दोनों आतंकवादी पाक हैंडलर उमर अल मदनी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, जो कि पाक अफगान बॉर्डर से इनके संपर्क में था। अब सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश को दहलाने के लिए अल कायदा कोई बड़ा प्लान बना रहा है? क्या चुनावों से पहले बीजेपी की टॉप लीडरशिप आतंकवादियों के निशाने पर है? पूरी साजिश पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट की साजिश का पता चला। पाक हैंडलर्स के संपर्क में थे पकड़े गए आतंकवादी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों में इस वक्त छापेमारी चल रही है। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ब्लास्ट का था प्लान। पाक हैंडलर उमर अल मंदी के संपर्क में थे ये आतंकी। पाक अफगान बॉर्डर पर आतंकियों का कंट्रोलर होने के सबूत संकेत मिले हैं। आतंकियों का कश्मीर से भी एक लिंक सामने आया है। हालांकि इस बारे में ज्यादा बातें साफ नहीं है, लेकिन स्लीपर सेल एक्टिव होकर काम कर रहे थे। उमर अल मंदी इन आतंकियों का कंट्रोलर था। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से हैंडलिंग की जा रही थी। बड़ी खबर और बड़ी खबर इस वक्त की ये पता चली है कि पकड़े गए 2 आतंकियों के 4 और साथी हो सकते हैं जो कि फरार हैं। लखनऊ से सटे अन्य जिलों में अलर्ट इस वक्त साउंड कर दिया गया है। रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। आतंकवादियों से काफी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। इस लिहाज से फरार 4 साथियों के बारे में पुलिस किसी तरह की ढील नहीं दे रही है। शाहिद नाम के संदिग्ध आतंकी के मकान से 4 सूटकेस में विस्फोटक मिले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, पकड़े गए 2 आतंकवादियों के 4 साथी, संदिग्ध आतंकियों के 4 साथी फरार बताए जा रहे हैं। ऐसी संख्या पता चली थी कि जिस मकान पर छापा मारा गया है वहां पर 6 से 7 लोग हो सकते हैं, लेकिन पकड़ में केवल 2 ही आए हैं। बाकी कहां हैं अब तक कुछ पता नहीं। और 2 तस्वीरें हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें इस पूरी घटना से जुड़ी हुई। एटीएस का ऑपरेशन जारी है। 2 संदिग्ध शिकंजे में आ चुके हैं। इन 2 संदिग्धों के जरिए उन तमाम चेन की पहचान करने की कोशिश है जो चेन इन 2 संदिग्धों तक जाकर जुड़ती हुई दिखेगी, क्योंकि केवल 2 ही इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इतना विस्फोटक लेकर चल रहे हों, ये मुमकिन नहीं है। 4 तस्वीरें अब आपके टीवी स्क्रीन पर। लखनऊ में बड़ी साजिश नाकाम, 2 संदिग्ध गिरफ्तार। एटीएस का बड़ा ऑपरेशन है। पूरा इलाका फिलहाल सील कर दिया गया है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी पूरी घटना को साफ करते हुए। वहीं उत्तर प्रदेश एटीएस जब बरामद कुकर बम को लेकर वहां से निकली थी, उस वक्त हमारे संवाददाता ठीक वहीं मौजूद थे। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। गतिविधियां तेज हो गई हैं और घर से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं एटीएस थाने पुलिस यहाँ मौजूद है। एक गाड़ी भी लगा दी गई सफारी, और ये बताया जा रहा है कि शायद पूछताछ खत्म हो गई, अब उनको निकाला जाएगा। तो सुबह से आज दोपहर से ये एकदम से खबर मिली तकरीबन 12 बजे कि उदबग्गा में आतंकी होने की सूचना मिली है। उसके बाद यहाँ जमावड़ा शुरू हो गया। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो एटीएस की छापेमारी पूरी हो चुकी थी और जो यहाँ पर लोग थे, जो संदिग्ध थे, उनको हिरासत में लेकर इसी घर में उनसे पूछताछ की जा रही थी। तकरीबन 3.5 से 4 घंटा पूछताछ चली है और उसके बाद अब उनको निकाला जा रहा है। कुछ लोग एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। पहले जो सामान एटीएस अंदर ले गया था यहाँ पे अंदर छानबीन करने के लिए, पहले वो निकाला गया। उसके बाद अब दूसरी बारी निकाली की गाड़ी आई है, तो उनको निकालने की तैयारी लग रहा है जैसे की जा रही है।
जाहिर सी बात है एक बड़ा कैच है एटीएस के लिए, एक बड़ा कैच है आईबी के लिए, क्योंकि अगर ये आतंकी हैं और जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में कई बार तो देखा है, लगातार तो नहीं कहेंगे, कई मरतबा यहाँ आतंकी घटनाएं देखी गई है, जैसे कि सैफुल्ला 3-4 साल पहले यहीं थोड़ी देर पहले उसका एनकाउंटर किया गया था, सैफुल्ला का एटीएस ने एनकाउंटर किया था। हाजी कॉलोनी है दुबग्गा पास। अब देखिए गाड़ी को बैक किया जा रहा है ताकि यहाँ पर उनको उसमें बैठाकर तेजी से ले जा सके। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है और वो इसलिए भी है क्योंकि ये एक बड़ा कैच हो सकता है यूपी एटीएस के लिए और आईबी के लिए भी, क्योंकि आईबी की भी नजरें लगातार इस पूरे मामले पर लगी हुई है और इससे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। मसलन इनका मंसूबा क्या था, क्यों यहाँ पर आए थे, क्योंकि देखिए जो लोकेलिटी बार बार इस पूरे एरिया के डेमोग्राफी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एक ऐसी जगह है, ऐसा पॉइंट है जहाँ से अगर कोई अपराधी फरार होना चाहे दूसरे राज्य में तो निकल सकता है। मसलन यहाँ से आप बड़े आगरा एक्सप्रेस वे पकड़ करके आगरा से दिल्ली और दिल्ली से राजस्थान निकल सकते हैं। आगरा एक्सप्रेस वे है तो रफ्तार की पाबंदी नहीं है। दूसरी बात यह है अगर आप दूसरी तरफ निकलेंगे तो आप सीतापुर और हरदोई तरफ निकल सकते हैं, और अगर आप बड़ी वारदात को अंजाम देना चाहते हैं तो 10 किलोमीटर रेडियस में सब कुछ यहाँ पर है, तो एक आइडियल लोकेशन है। अब बताया जा रहा है ये अलकायदा ट्रेंड ऑपरेटिव हो सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है, और यूपी एटीएस इसीलिए और चौक चौबंद है यहाँ पर सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से पूरा इंतजाम चल रहा है तो ये मालूम चलेगा पूछताछ के बाद कि आखिर किस तरीके से सब कुछ हो रहा था। तो अब सवाल तो यही उठता है, बहुत लंबा हो गया यार। फिर एक्टिविटी तेज हो गई है उस घर के बाहर जहां पर संदिग्ध पकड़े गए हैं और बता रहे हैं कि अलकायदा के ऑपरेटिव हो सकते हैं, अलकायदा ट्रेन हो सकते हैं। ये पूरा ऑपरेशन देखिए बहुत अहम है, कई मायने में अहम है। आप देखिए इसलिए क्योंकि तो कुछ साल पहले यही थोड़ी दूर पहले एक हाजी कॉलोनी है और वहाँ पर ये देखिए ये एक एक करके सामान निकाला जा रहा है और जाहिर सी बात है कि जो अंदर से चीज़ें बरामद की गई है अब उनको निकाला गया है। तो इसे कह सकते हैं जो सर्च ऑपरेशन है एटीएस का वो ख़त्म हो चुका है, अब उसको वाइंड अप किया जा रहा है। तो ये अब अहम क्यों है ये ऑपरेशन एटीएस का, इसलिए क्योंकि ये कुकर बम था। ये एटीएस का ऑपरेशन अहम क्यों है, वो इसलिए अहम है क्योंकि सैफुल्ला अगर आपको याद हो कुछ साल पहले यहीं पर याद थोड़ी दूर एक हाजी कॉलोनी होती है वहाँ पर उसका एनकाउंटर किया गया था। तो अब देखना इस बात को है कि आगे किस तरीके से चलता है, क्योंकि जिनसे पूछताछ हो रही थी वो अभी भी अंदर है और इस तरीके से जो ऑपरेशन है वो अहम इसलिए भी है क्योंकि अगर ये वास्तव में आतंकी हैं तो सवाल ये बड़ा है कि किस तरीके से जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है उनको भनक क्यों नहीं लगी और आईबी इनपुट के बाद एटीएस एक्टिव होती है और उसके बाद उनसे पूछताछ होती है, हिरासत में लिया जाता है। तहजीब की नगरी को दहलाने के लिए ये कौन लोग हैं, आखिर किस मंशा से यहाँ पर आए और कौन कौन लोग इनके पीछे हैं, आखिर उत्तर प्रदेश को दहलाने का ये वक्त क्यों इन्होंने चुना है, वजह क्या है और इसके पीछे कितने लोग शामिल हैं, ये एक बड़ा कैच हो सकता है एटीएस के लिहाज से। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो इस सब पर प्रकाश डालेंगे। मेरे साथ इस वक्त राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी से मेरे साथ जुड़े हैं, अनुराग भदौरिया साहब अक्सर आप इनका चेहरा हमारे प्रोग्राम में देखते होंगे, समाजवादी पार्टी से मेरे साथ जुड़े हैं, स्वागत है अनुराग भाई आपका। एलन राव साहब मेरे साथ जुड़े हैं, पूर्व उपायुक्त दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के, वो तमाम जानकारी देंगे कि ऐसे ऑपरेशंस में क्या कुछ चीजों एहतियात बरती जाती है और ऑपरेशन पूरा होने के बाद फिर किस तरीके से पुलिस आगे बढ़ती है। गंभीर का घटना है, जो कुछ भी जितना इशारा मिल रहा है उससे इसकी गंभीरता का एहसास होता है। और मेरे साथ मेरे सहयोगी खुर्रम निजामी ग्राउंड जीरो से इस वक्त जुड़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं बाकी तमाम मेहमानों के पास जाऊं, ग्राउंड जीरो से सीधी और पूरी जानकारी एक साथ खुर्रम के जरिए जान लेते हैं। खुर्रम, मेरे तमाम दर्शक और मेरे तमाम गेस्ट, इससे पहले कि हम चर्चा पर आगे जाएं, पूरी घटना को सिलसिलेवार आपसे जानना चाहेंगे। क्या इनपुट्स थे, कब वहां पर एटीएस पहुंची, कौन सी जगह थी और क्या क्या मिला, कितने लोग हाथ में आए, कितने का शक था, एक सिलसिलेवार जानकारी दें। देखिए आईबी से इनपुट आता है लखनऊ एटीएस यूनिट को कि दुबग्गा में कुछ आतंकी होने की सूचना मिल रही है। ये तकरीबन एक हफ्ता पहले आता है, उसके बाद लगातार रेकी की जा रही थी इस पूरे इलाके की।
क्योंकि दुबग्गा एक ऐसा इलाका है, जब आप यहाँ से अगर आपको भनक लग जाए कि कोई आपके फिराक में, तो आप यहाँ से बड़ी तेजी से आगरा दिल्ली होते राजस्थान निकल सकते हैं, सीतापुर होते दिल्ली जा सकते हैं, हरदोई होते कहीं और पहुंच सकते हैं। तो आइडियली लोकेटेड है ये एरिया। तो उसका रेकी किएगा और आज तकरीबन 12:15 के करीब ये सूचना मिली हम लोग को, या यूं करिए 1 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि एटीएस ने छापेमारी की। उसका हम लोग यहाँ पहुँचते हैं तो तब से यहाँ छापेमारी चल रही थी, जो अब खत्म हो चुकी है एटीएस छापेमारी। यहाँ से विस्फोटक पदार्थ मिले हैं, प्रेशर कुकर बॉम्ब मिला है, कुछ दस्तावेज मिले हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि जैसे ही इन लोगों को खबर मिली कि एटीएस यहाँ पहुंच चुकी है, उन्होंने कुछ दस्तावेज जला दिए। क्या जलाए जलाए ना जलाए, बात की बात है। लेकिन जो सबसे अहम है कि आखिर यहाँ के लोकल यूनिट को मालूम क्यों नहीं था कि इस तरह के लोग थे, और आईबी को इस बात को ताकीद थी। शाहिद नाम है जो पकड़ में आया, उसका ये गैराज है। बताया जाए कि 8 साल पहले वो दुबई से आया था। इसके अंदर आप दर्शकों देख सकते हैं कि क्या है, सिंपल सा गैराज देखिएगा। 8 साल पहले ये खबर 8 साल पहले ये यहाँ पर आया था, उसके बाद उस गैराज से अपनी जीविका चला रहा था। लेकिन अब सवाल उठता है कि उसके निशाने पर कौन थे। कहा यह जा रहा है, जो भी सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि कुछ बड़े भाजपा के नेता इसके निशाने पर थे। कितना सही है कितना गलत ये वक्त बताएगा, लेकिन मैं आपको 3-4 साल पीछे ले जाऊंगा, हाजी कॉलोनी ले जाऊंगा, जहां पर सैफुल्ला नाम के एक आतंकी को एटीएस ने मार गिराया था। 11 घंटे मुठभेड़ चली थी, वो हम सब ने देखा था। तो आखिर कैसे आतंकी यहाँ आकर अपनी सेफ हाउस बना लेते हैं दुबग्गा एरिया को, पुराने लखनऊ एरिया को, और लोकल यूनिट को मालूम ही नहीं चलता है। ये बड़ा सवाल है। ठीक है खुर्रम, आपसे और भी जानकारी लेंगे। मैं राकेश जी के पास सीधे सबसे पहले आना चाहूंगा। राकेश भाई, खुर्रम ने एक बात कही, इससे पहले उसने एक और एनकाउंटर का जिक्र किया। इतना बड़ा कैच वाकई तारीफ के काबिल है। इतने बड़े आतंकी अगर संदिग्ध हैं और तमाम चीजें जो मिली हैं, एक बड़ी आतंकवादी घटना को रोका गया है। लेकिन कहीं बहुत एक बात यह भी उठती है कि कितना आसानी से एक हाइड आउट बनाया गया, कितनी आसानी से इतना बड़ा बारूद जमा कर लिया गया। किस तरीके से अभी आप देख रहे हैं इस पूरी घटना को? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एटीएस के अधिकारियों को आईबी के जुड़े हुए अधिकारियों सबको बहुत आभार व्यक्त करूंगा, बहुत धन्यवाद दूंगा कि उत्तर प्रदेश के लोगों की जान सुरक्षा आप सबने बचाने का फिर काम किया है। एक बार फिर बड़ी साजिश जिस तरह की दिखाई पड़ रही है, प्राथमिक तौर पर जो अभी जानकारी आ रही है उसके आधार पर अब एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। देखिए, ये एक बहुत संवेदनशील मसला है। 5 बजे इस पर पूरी डिटेल जानकारी उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस पर पूरी डिटेल जानकारी देंगे कि कैसे कैसे मॉडस ऑपरेंडी इनकी थी, कैसे पता चला है, पुलिस ने कैसे इनको ट्रेस किया है, इंटेलिजेंस एजेंसियों को कैसे सूचना मिली है। लेकिन एक बात को मैं जिम्मेदारी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को आश्वस्त कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि हमने पूरी तरह से फ्री हैंड दे रखा है सभी एजेंसियों को, सभी सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसियों को, कि किसी भी तरह की कहीं भी कोई भी आपको टिप मिलती है, जानकारी मिलती है, तो आप बिल्कुल एक्सप्लोर करिए। किसी तरह के संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। देश के नागरिकों की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा, ये हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी में है। और यही कारण है कि जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार 2014 से बनी है, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सरकार 2017 से हमारी चल रही है, आज देश में आतंकी घटनाओं में लगातार बिल्कुल, अगर केवल बॉर्डर एरिया को छोड़ दे, जो पाकिस्तान से सटा हुआ बॉर्डर एरिया है, उस स्थानों को छोड़ दे, तो देश में आतंकी घटनाएं अब समाप्त हो गई है। वरना हमने उत्तर प्रदेश में पहले वो दिन देखे हैं कि किस तरह से लखनऊ की कचहरी में ब्लास्ट होता था, बनारस में ब्लास्ट होते थे, अयोध्या में आतंकी घटना हुआ करती थी। तो अलग अलग आतंकी घटनाओं से लोग हमेशा दहशत में रहते थे कि कब कहां कोई आतंकी घटना हो जाएगी। लेकिन बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन इस समय है। देश की जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो एनआईए हो, आईबी हो, एटीएस हो, तमाम सारी सुरक्षा एजेंसियों में इतना बेहतर कोऑर्डिनेशन है, और उसकी वजह से हर छोटी सी छोटे इनपुट पर तुरंत ग्राउंड वर्क होता है, और इस तरह से आतंकियों को पहले ही गिरफ्तार कर दिया जाता है, जिसका जिक्र भी आपके संवाददाता पहले कर रहे थे कि 2017 में एक आतंकी सैफुल्ला को उत्तर प्रदेश में यूपी एटीएस ने मार गिराया था। जहां कहीं भी इस तरह के आतंकी सर उठाने की कोशिश करेंगे, उनका वहां कुछ ले जाएंगे। बहुत बेहतर, अच्छा जवाब है आपका। मैं 1 मिनट, राकेश सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो कि एमईए भी देखते हैं और केंद्र सरकार इन तमाम चीजों को गृह मंत्रालय के जरिए मॉनिटर भी कर रही है, क्योंकि आईबी के सोर्सेस थे जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के पास पहुंचे थे। राकेश सिंह, क्या ताजा अपडेट, क्या ताजा जानकारी? देखिए, आईबी का इनपुट था और आईबी के इनपुट के आधार पर ये पूरी ऑपरेशन को अंजाम दिया है एटीएस ने। साफ तौर पर एटीएस को ये बताया गया कि 2 आतंकी जो हैं काकोरी इलाके में छिपे हुए हैं और इनके लिंक कश्मीर से लिंक जुड़ रहे हैं, और साथ ही साथ ये पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में हैं।
और इसके बाद पिछले 7 दिनों से एटीएस लगातार रेकी कर रही थी और मुफीद समय देखकर इस पर जो है धावा बोला गया और उसे दबोचा गया। जहां तक बात है कि जो राजीव जो सूचना है उसमें करीब 1 दर्जन ऐसे जो लोग हैं, संदिग्ध हैं, जो कि इन दोनों यानी शाहिद और वसीम के साथ संपर्क में थे और पकड़े गए 2 आतंकियों के साथ 5 साथियों के ऑपरेशन से पहले जो सुरक्षा एजेंसियों के पास जानकारी है, जो सीधे तौर पर केंद्र सरकार के पास आ रही है, उसके मुताबिक उनकी भागने की सूचना है। इसके साथ ही लखनऊ से सटे अन्य जिलों में अलर्ट किया गया है, खासतौर पर रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ाई गई है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि पकड़े गए आतंकियों के तार जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर सक्रिय जो अलकायदा है AQIS मॉड्यूल से जुड़े होने की बात सामने आ रही है राजीव। और कुछ दिन पहले जम्मू में हुए एक ब्लास्ट में लखनऊ में छिपे आतंकियों की जानकारी मिली थी और सूटकेस में जो पकड़े गए बम जो है उसको रखा गया है। यहाँ पर काफी मात्रा में विस्फोटक मिले हैं। अकेले शाहिद के मकान से 4 काले सूटकेस में गोला बारूद भरे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आखिरकार इनकी मंशा क्या थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2 प्रेशर कुकर बम, टाइम बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले 7 kg विस्फोटक और उससे जुड़े प्रोडक्ट बरामद हुए हैं। इसके साथ ही प्रेशर कुकर के जरिए टाइमर डिवाइस से विस्फोटक की साजिश बताई जा रही थी। और राकेश, जब आप प्रेशर कुकर बम का इशारा करते हैं तो संकट मोचन मंदिर का वो ब्लास्ट याद आता है, जहां पर इसी तरह की डिवाइस के चलते एक बड़ी आतंकवादी घटना को अंजाम दिया गया था। मेरे साथ इस वक्त अनुराग भाई भी जुड़े हुए हैं, अनुराग भदौरिया साहब, जो कि समाजवादी पार्टी से मेरे साथ हैं। मैं तारीफ करूंगा अनुराग भाई कि ये एक बड़ी घटना होने से रोक ली गई, लेकिन मैं क्या करूं कि मुझे सवाल भी उठाना पड़ेगा कि स्थितियां यहां तक पहुंच गई कि 5 लोग फरार हैं, ये पुलिस मान रही है, 2 प्रेशर कुकर बम मिल रहे हैं, बारूद मिल रहा है, अर्धनिर्मित टाइम बम मिल रहा है। कितनी गहरी तैयारी हो चुकी थी नाक के नीचे लखनऊ से इतना नजदीक? बताया कि लोकल यूनिट को पता ही नहीं चला और इतनी बड़े वहां पे बम और वहां बारूदे और टाइमर बम वहां पे रखे रहे और लोकल यूनिट का कोई लेना ही देना नहीं, उन्हें पता ही नहीं चला। ये चिंता का विषय है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकारा और निकम्मी। मान लो आईबी रिपोर्ट नहीं देगी तो लोकल यूनिट को बस इससे मतलब होता है, कहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, घर में तो पहुंच जाते हैं कि लाठी पकड़ी है तो लाठी पकड़ लाते हैं जाके, लेकिन जिससे सुरक्षा का मामला जुड़ा है, जहां इतना बड़ा आतंकी घटना हो सकती है, उसको नहीं पकड़ पाते। सोचिए आप, माने वोट में जब वहां ब्लॉक प्रमुख के वोट होंगे तो वो एक छोटे से कार्यकर्ता घर में जाके उसको पकड़ के ले जाके थाने बैठा देंगे, उस पर एफआईआर कर देंगे कि भैया तुम सुबह घर से निकलने वाले थे और तुम्हारे हाथ में लाठी थी, इसलिए तुम्हें एफआईआर किया जाता है। समाज को आपसे बहुत असुरक्षा महसूस हो रही थी, लेकिन इतना बड़ा आतंकी घटना के लोग वहां छुपे हुए हैं और 3-4 साल पहले एक आतंकी घटना हो चुकी थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये 3-4 सालों से ये आतंकी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर में क्यों अड्डा बन रहा है? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस एकदम बेकार हो चुकी है? कि यहाँ का पुलिस प्रशासन एकदम ऐसा हो चुका है जिसका कोई खौफ ही नहीं है किसी पे भी, और कोई भी आके यहाँ पे घुस के और गैरेज चलाता है और इतने दिन तक गैरेज चलाता रहता है, कोई उसकी चेकिंग है लोकल यूनिट पे जो वहाँ के जो बीट ऑफिसर होते हैं, जो पुलिस बीट करती है, आखिर क्या करती है वो? तो क्या इसके मतलब क्या भ्रष्टाचार में लिप्त है क्या यहाँ की पुलिस कि वो लोकल बीट करता है, उसे पता नहीं चलता कि कोई यहाँ गैरेज चला रहा है? गैरेज वाले से आपने कभी उसका आईडी कार्ड पूछा, कभी उससे आधार कार्ड पूछा? ऐसे तो आप रोज चालान काटते रहते हो, कभी इसकी गाड़ी उठा लोगे, कभी उसकी गाड़ी उठा लोगे, कभी इसका चालान काट दोगे, जबकि लॉकडाउन भी चल रहा था इतने दिनों से, उसके बावजूद ही आपने उसकी इंक्वायरी ठीक से नहीं की। मान लो इतनी बड़ी घटना हो जाती तो इससे साफ जाहिर होता है उत्तर प्रदेश की पुलिस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक द्वेष से तो लोगों को पकड़ सकती है, लेकिन जो बाहर के जो आतंकवादी घटनाएं होती है उसमें इनका कोई जोर नहीं चलता है, क्योंकि ये सिर्फ राजनीतिक प्रेरित लोगों को पकड़ने की कोशिश में रहते हैं, समाजवादियों को पकड़ने। बस कैसे हम पंचायत चुनाव जीत जाए, किसके लिए हमें किसी की यहाँ पे साड़ी खींचनी पड़े वो कोई दिक्कत नहीं है, वहां गोली चलाने पड़े कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे लोगों को हमें एफआईआर और उनको हमें पर्चे छीनने पड़े, लाठी चल जाए, डंडा चल जाए, खून बह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भाई लड्डू बांटो, क्योंकि हम तो पंचायत चुनाव जीत गए, लड्डू खाओ। अगर यहाँ पे कुछ घटना हो जाती तो क्या होता है लड्डू का मतलब? मैंने लड्डू खाओ, या पंचायती चुनाव जीत के लड्डू खाओ, पंचायती चुनाव जीत गए लड्डू खाओ। अब एटीएस को लड्डू खिलाओ ना, जो उन्होंने काम किया है उसके लिए लड्डू खिलाए। शाम को मैं समझ रहा हूँ अनुराग भाई,
अनुराग भाई, आपका दर्द समझ रहा हूं और सवाल वाजिब है, आप कतई गलत नहीं बोल रहे। अभी अगर कोई राजनीतिक घटना, राजनीतिक बात होती तो शायद मौके पर नजदीक से नजदीक जाकर तमाम जानकारियां एकत्र हो चुकी होती, लेकिन ये चीजें कहां से पनपती रही, इस सवाल का जवाब तो देना होगा। तारीफ उन सुरक्षा बलों की जिन्होंने एक बड़े हादसे को, बड़ी घटना को समय रहते रोक लिया, लेकिन क्या रोक लिया, सवाल यह भी बड़ा है, क्योंकि 5 अभी भी फरार हैं और पुलिस इस बात पर जोर दे भी रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा। मेरे साथ पुलिस अधिकारी एलन राव साहब हैं, उनसे तफसील से जानूंगा कि क्या कुछ अब पुलिस कर रही होगी। तहजीब की नगरी में आज जिस तरह की घटना हुई, एटीएस ने जिस तरह 2 आतंकवादियों को, संदिग्ध आतंकवादी जो कि हाथ आए हैं, और उनके पास से जो बरामदगी हुई है, उससे एक इशारा तो लगता है कि अगर ये यूं ही चलता रहता तो शायद एक ऐसी घटना में तब्दील होता जिसे याद कर हम लोग सिहर उठते। लेकिन इस बात की तारीफ कि इस घटना को वक्त रहते लोग रोक दिया गया, लेकिन इस बात पर सवाल कि यह घटना आखिर आखिरी वक्त पर ही क्यों रोकी जा सकी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी से इस वक्त जुड़े हुए हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया साहब एसपी से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ एलन राव साहब इस वक्त फॉर्मर डीसीपी स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस इस वक्त जुड़े हुए हैं। सवाल एलन राव साहब आपसे शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त। एलन राव साहब, कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट का प्लान था, ऐसी बात निकल कर आ रही है। 4 सूटकेसों में गोला बारूद मिला है, प्रेशर कुकर बम मिले हैं, अर्धनिर्मित टाइम बम मिला है। तो एक बात तो की जा सकती है कि 2 के अलावा और वो 4 जो फरार हुए, इन 6 के अलावा इस एग्जीक्यूशन लेवल पर अगर कई शहरों में था तो यही नहीं थे, और भी लोग होने चाहिए थे, और साथ ही रेकी और प्लानिंग के लिए भी। तो क्या एक बड़ा नेटवर्क था जिसे अभी खंगाले जाने की जरूरत है, और पुलिस की अब प्राथमिकता क्या होगी? तो मैं एटीएस, लखनऊ एटीएस को और आईबी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इतना बड़ा ऑपरेशन उन्होंने करके ये बहुत बड़ा एक साजिश का भंडाफोड़ किया है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी जो शुरुआत है, ये दोनों आदमी पकड़े गए हैं, इनसे डिटेल पूछताछ होगी, प्रॉपर धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेश करने के बाद में जो लीड्स इनसे मिलेंगी, जो इनसे बातें पता लगेंगी, बाकी इनके कितने साथी हैं, कौन कौन कहाँ है, क्या क्या छुपा रखा है, कौन सी विस्फोटक और भी कहीं बरामद हो सकते हैं, कौन कौन से शहरों में क्या क्या लिंक इनके हैं। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के बाद ये जो एटीएस और यहाँ के कंसर्न पुलिस स्टेशन या जहाँ जाके जिलों में जो आदमी इनके साथ छुपे हुए हैं, उनके साथ मिलकर उनको सबको धरपकड़ करने के बाद पूरी डिटेल में एक कार्रवाई इसमें चल रही है और होगी इसकी कार्रवाई। और ये सारी जानकारियां पता लगेगी, इनके तार कहाँ कहाँ जुड़े हुए हैं, जैसे पाकिस्तान से इनके लिंक बताए जा रहे हैं, या पीओके से इनके लिंक हैं, जिनके हैंडलर पीओके में बैठे हैं, इन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन इनको दी है और आगे क्या इनके प्लान है, सारी चीजें जानकारी इसमें हासिल की जाएगी। और अभी जो भदौरिया साहब कह रहे थे कि ये नाकामी है, मैं समझता हूँ इसको हमें पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए कि देखिए इतनी बड़ी घटनाओं को होने से बचा दिया गया है। अगर ऐसी घटना हो जाती तो देखो राजनीतिक जानबाजी तो चलती रहती है, तो कहेंगे तब कहते हैं ये ऐसा हो गया है, अभी पकड़ लिया, पहले कोई घटना होने से पहले। एलन राव साहब, शायद अनुराग भदौरिया साहब उस गंभीरता की तरफ इशारा कर रहे थे कि अगर ऐसी स्थिति आने तक की नौबत ही क्यों आई। मैं अभी ऑपरेशन पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, मेरा आपसे दूसरा सवाल है, मैं आपको और मौका दे रहा हूं, मेरा आपसे दूसरा सवाल है। 4 सूटकेस के करीब बारूद मिला है, 2 प्रेशर कुकर बम मिले हैं, 1 अर्धनिर्मित टाइम बम भी मिला है। क्या ये 6 लोग जिनमें से 4 फरार हो गए, क्या ये बिना किसी हथियार के थे? क्या रेड के दौरान इन्होंने सीधे आत्मसमर्पण कर दिया? ये कई सवाल बनते हैं। क्या आप भी इन सवालों की तरफ देखते हैं कि इनके पास और कोई हथियार इनके अलावा नहीं मिला है? देखिए, इनके पास हथियार हो या नहीं हो दूसरी बात है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वो भाग कैसे गए, ये बड़ा अहम सवाल है। इसकी जानकारी पुलिस को कैसे ये भागने में कामयाब कैसे हुए, ये कहीं न कहीं एक लूप होल है। इसकी इंक्वायरी होगी, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, और जो सामने आएगा, किसी की अगर लापरवाही से भागे हैं तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई अलग की जाएगी। लेकिन हाँ, ऐसे मामलों में हमारा पुराना एक्सपीरियंस भी है कि ऐसे आदमी जो आतंकवादी होते हैं वो वेपन्स लेकर बहुत कम इसमें चलते हैं। जिन्होंने अपने विस्फोटक सामग्री से कोई विस्फोट करना होता है तो वो अपने आप वेपन्स लेकर नहीं चलते, क्योंकि उनको मालूम है कि वेपन्स के साथ में पकड़े जाना आसान है। और अगर विस्फोटक सामग्री को किसी चीज पे छुपा कर लेके जा रहे हैं, जैसे यहाँ पर कुकर बम में इन्होंने बना रखे थे अर्धनिर्मित, और काफी ऐसी चीजें जो कि बम अभी तैयार करना था,
बम तैयार करने की जो कंपोनेंट्स हैं। मैं एक सवाल आपको टॉस करूं एलन राव साहब, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये सुसाइड बॉम्बर्स भी हो सकते हैं सारे? हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आईएसआईएस से इनका लिंक है तो आईएसआईएस का मैक्सिमम ट्रेंड ये है कि वो सुसाइडेड बम्बर भी हो सकते हैं, लेकिन इनको जिंदा पकड़ लिया ये भी बहन कामयाबी है। और आगे जो पकड़े जाने हैं उनके बारे में पुलिस को बहुत ज्यादा सतर्कता बरतनी पड़ेगी। पुलिस को बहुत ज्यादा सतर्कता बरती जानी चाहिए, क्योंकि आप पुलिस अधिकारी रहे हैं और आप अगर किसी बात की तरफ इशारा करते हैं मैं उसे उसी गंभीरता से लेता हूं, क्योंकि आपका कहना है कि जब इन लोगों ने तय कर लिया है कि इनको ब्लास्ट करने हैं तो ये हथियार क्यों रखेंगे। तो अपनी पहचान छुपाने के लिए अगर ये सुसाइड बॉम्बर्स के रूप में आए, उसमें भी आपने पॉजिटिव जवाब दिया। राकेश जी अब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, राकेश त्रिपाठी जी, अनुराग भदौरिया ने एक सवाल किया था आपसे ही। आपको राजनीतिक रूप से थोड़ा तल्ख लगेगा, लेकिन क्या यह बात सही नहीं है कि अगर राजनीतिक विद्वेष होता है तो पुलिस वक्त से पहले पहुंच जाती है, पुलिस घेर लेती है, पुलिस तमाम वो प्रयास कर लेती है, और पुलिस नहीं करती है क्योंकि वो सरकार प्रशासन शासन के अंडर में होती है, उसको बताया जाता है कि इस तरह से उसको तमाम चीजें अंजाम देनी है। यहां पर ये लोग इस आबादी में थे और मेरे साथ पुलिस अधिकारी इस बात का शक भी जाहिर कर रहे हैं कि ये लोग सुसाइड बॉम्बर्स भी हो सकते थे। भगवान न करे ऐसा हो, अगर हो जाए और वो फरार लोग कुछ कर लें तो उत्तर प्रदेश में तो हालात बुरे हैं। फिर राकेश जी, मैं 2-3 बातों को बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा और मैं अपेक्षा करूंगा कि इस डिबेट को राजनीतिक चर्चा की तरफ न ले जाए। ये राजनीतिक बयानबाजी और बहस का मसला नहीं है। इसकी संवेदनशीलता को शायद अनुराग भदौरिया जी नहीं समझना चाहते हैं। वो आज भी अभी भी अपनी खिसियाहट ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की हार की वो अभी भी इस मंच पर निकालना चाहते हैं, लेकिन ये वास्तविकता में बहुत गंभीर मसला है और इस गंभीर मसले पर संवेदनशील होकर के ही बात करने की आवश्यकता है। देखिए, मैं अगर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए कहूंगा तो मैं गिनाऊंगा कि 2005 में अयोध्या में किस तरह से बम ब्लास्ट हुआ था, तब मुलायम सरकार क्यों सो रही थी। 2006 में जब बनारस में बम ब्लास्ट हुआ था, 28 लोग मारे गए थे, तब मुलायम सरकार क्यों सो रही थी। देखिए, ये राज्य सरकार का केवल मसला नहीं है। देखिए, ये एक व्यापक रणनीति इस पर बनानी होती है। पूरी देश को एक टीम इंडिया के रूप में काम करना होता है। किस राज्य से, जैसे जम्मू कश्मीर से इसके तमाम मामले दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हैंडलर की बात भी सामने निकल करके आ रही है। तो तमाम सारे मसले इसमें एक साथ जुड़ते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसमें जुड़ती है, इसमें एनआईए जुड़ती है, आईबी जुड़ती है। मैं इस बात को मैंने पहले भी आपसे बात करते समय कहा कि देखिए, इस समय बहुत अच्छा वेल कोऑर्डिनेशन है सभी जांच एजेंसियों के बीच में, जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन सबके बीच में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है और सही समय पर सही सूचना और हर सूचना को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पर राजनीतिक तौर पर कहीं किसी तरह से कोई संरक्षण नहीं है। अनुराग भदौरिया जी से सवाल पूछ रहा हूं, बताएं ये वर्ष 2012 में जस्टिस आर.के. अग्रवाल की टिप्पणी का उल्लेख करके कह रहा हूं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस आर.के. अग्रवाल ने कहा कि हाईकोर्ट के जज साहब ने पूछा सरकार से, तत्कालीन सरकार अखिलेश यादव जी की सरकार से, कि आतंकवादियों पर से मुकदमा वापस लेने की आप सिफारिश कर रहे हैं, कल पद्म भूषण तो नहीं देंगे इन्हें। आतंकवादियों पर से मुकदमा वापस लेने की सिफारिश करने वाले समाजवादी पार्टी के लोग शर्म नहीं आती है? कहां से लाते हैं इतनी अनैतिक हिम्मत? या आकर के बैठ करके आप सवाल पूछ रहे हैं? उत्तर प्रदेश, अनुराग भाई मौका दूंगा आपको, अनुराग भाई जवाब का मौका दूंगा। इस बात के लिए आश्वस्त कर रहा हूं कि सुरक्षित हाथों में आपके पास सरकार है और सरकार ऐसी है जिससे एजेंसियों को फ्री हैंड दे रखा है। ठीक है राकेश जी। अनुराग जी जवाब दीजिए अनुराग जी। देखिए, मैंने उनसे पूछा और वो बौखला गए, परेशान हो गए, मानसिक संतुलन खो गए। मैंने उनसे पूछा कि लोकल में पुलिस होती है, पुलिस को पता नहीं चला और इतनी बड़ी 4-4 सूटकेस के बारूद आ गए वहां पे, लेकिन समाजवादी कार्यकर्ता का अगर आप उसके विरोध में तो आप तुरंत उसका घर खोद देते हैं जाके, तो लाठी भी होगी तो वहां से ले आते हैं, पकड़ लिया देखो पकड़ लिया, समाजवादी कार्यकर्ता को टांगे लिए चले जाते हो और इसमें एनएसए है और फलाना लगेगा ठिकाना लगेगा। यहाँ थप्पड़ भी मार देता है खींच के पुलिस वाले को, तो एनएसए नहीं लगता है। कमाल है भाई, ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सी पुलिस है जिसको पता ही नहीं चलता है कि भाई अपनों को पकड़ते घूम रहे हो और जो बाहर से आए सूटकेस लेकर उनको नहीं पकड़ पा रहे हो। वहां पे गैरेज चल रहा है इतने दिन से, उनको नहीं खोज पा रहे हो। अनुराग भदौरिया को पकड़ लोगे, भैया प्रदर्शन होने जा रहा है, चलो घर में पहले इनको घेर लो, वहां आके अपना डेरा डाल दो और उनको टांग के ले जाओ, उनको आप पकड़ पाओगे। लेकिन जो इस तरह का इल्जाम देने वाले घटनाएं उनको नहीं पकड़ पाते आप, तो इसके मतलब आपकी पुलिस तो निकम्मी है, तो मानना पड़ेगा ना। आपकी पुलिस राजनीतिक रूप से काम कर रही है। जब पुलिस को आपने राजनीतिक काम दे दिया है, पुलिस को आपने दे दिया पंचायत का चुनाव जिताओ, पुलिस को आपने दे दिया ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जिताओ, तो पुलिस कहां से करेगी ये सब सुरक्षा? नागरिक सुरक्षा तो नहीं कर पा रही है पुलिस तो आपको चुनाव जिताने में लगी है, तो इससे नागरिक सुरक्षा खतरे में पड़ रही है ना। ये तो चिंता का, हम इसको चिंता जाहिर कर रहे हैं और आप इसका गंभीरता नहीं समझ रहे हो, आप आए बाबा में कर रहे हो। मैं कह रहा हूं नागरिक सुरक्षा हमारा सबसे पहला जिम्मेदारी होनी चाहिए। जो आप नागरिक सुरक्षा जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो,
अफसोस होता है आप जैसे नेताओं को देख करके कि आप जैसे लोग उत्तर प्रदेश में सत्ता चला रहे हैं। क्या गंभीरता है? आपको जानकारी नहीं है पुलिस का कार्य क्या होता है, एटीएस का कार्य क्या होता है, एनआईए का कार्य क्या होता है, आईबी का कार्य क्या होता है? आपको कुछ बेसिक नॉलेज है इस बारे में? नहीं है। बिना बेसिक नॉलेज के टीवी डिबेट में केवल एक कुर्ता पहन करके आ जाना, एक रंग का कुर्ता पहन करके तुष्टिकरण करना, करना नहीं चाहिए आपको, महसूस करने लगा है, करना नहीं चाहिए। आप संवेदनशील मसलों पर भी राजनीति करने चाहते हो। ठीक है अनुराग जी, चुनाव जीत नहीं पाते हैं तो टीवी डिबेट। ठीक है अनुराग जी राकेश भाई, अनुराग जी मैंने आपको बहुत सुना है, आप बहुत ज्यादा तथ्यों पर बात करते हैं, आंकड़ों पर बात करते हैं। मेरे ख्याल से इस बात को हमें सबको मानना होगा कि एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट तो था। हाँ, उस गलती की तरफ मैं इशारा करूंगा कि इतने प्रेशर कुकर बम आखिर कैसे बन गए, कैसे इतना बारूद आ गया। एलन राव साहब, ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, आईबी से लेकर पुलिस, एटीएस। एलन राव साहब, और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने जाकर के पकड़ लिया। अभी प्रेशर कुकर क्यों वहां पकड़ लेते तो ये आपत्ति नहीं होती। खाना बनाने नहीं दे रहे। ठीक है राकेश जी, लेकर चलने नहीं दे रहे। राकेश जी, एलन राव साहब को सुन लेते हैं। एलन राव साहब, ये बात हम माने कि ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था सारी एजेंसीज का। महिलाओं का सम्मान नहीं कर पाते, महिलाओं का अपमान करते सरेआम, और यहाँ पे दुशासन का और यहाँ पे दुर्योधन का काम करने वाले लोग यहाँ ज्ञान। अरे भाई रोना मत कर दीजिए, ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव खत्म हो गए, आप चुनाव हार गए, स्वीकार करिए, टीवी डिबेट में आकर के रोना मत करिए। व्यक्तिगत विवाद को दूर रख लें थोड़ी देर के लिए अनुराग जी, व्यक्तिगत विवाद को थोड़ी देर। मैं चाहूंगा भी एलन राव साहब की आवाज जाए, क्योंकि मेरे राजनीतिक मेहमानों की आवाज काफी गई है। एलन राव साहब, आप मुद्दे पर आ जाए, मुद्दे पर लाए, हाँ पूरी बहस को मुद्दे पर आप लाएं। क्या ये एक वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, आईबी, पुलिस और उसके साथ एटीएस जो अलग से टीम बनी है, और क्या इसमें एनआईए भी शामिल रही होगी, और क्या अब जो लोग फरार हुए हैं उनको नैप करने के लिए, और केवल वो 4 नहीं है, मैं उम्मीद लगा सकता हूं ये 4 अलग अलग जगहों पे मिला के कम से कम 40 हो सकते हैं, क्या ऐसा होगा और किस तरह से उस पर घेरा से कसा जाएगा? जी राजीव जी, ये बिल्कुल सही आपने कहा, ये वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट का ही एक नतीजा है। और मैं समझता हूं कि एनआईए, स्टेट, आईबी और दूसरी स्टेट की जो पुलिस है, मान लो जेएनके से रिलेटेड है तो वहां की पुलिस, इन सबके एफर्ट्स मिलने के बाद तो ये इसमें बहुत ज्यादा और कुछ होने की संभावना है। नॉट ओनली 4 आदमी, और इसमें जितने भी आदमी शामिल होंगे वो सारे के सारे पकड़े जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है, हमारे देश की जो पुलिस है उस पर पूरा यकीन है कि डेफिनेटली ये इसको पूरा इसको एक्सपोज करेंगे, और आगे होने वाले सभी वारदातों को इसमें लगाम लगेगी। और ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है कि अपराधियों के खिलाफ अपना ऑपरेशन अभी यूपी पुलिस से शुरू करेंगे, और सबसे अहम योगदान इंटेलिजेंस, एलन राव साहब, इंटेलिजेंस के बिना किसी खबर के ये सारे ऑपरेशन बहुत बड़ा मुश्किल काम है। तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूं कि आगे और आने वाली कामयाबी होगी। एलन राव साहब एक बात और बताएं, इतनी बड़ी मात्रा में अगर बारूद है, क्या ये बारूद लखनऊ से प्रोक्योर किया गया है? अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह कि लखनऊ में और ज्यादा बारूद बने होने की संभावना पूरी तरह से बढ़ती है, तो लखनऊ ऐसे मुहाने पर आता है। क्या इसे बाहर से लाया गया? अगर बाहर से लखनऊ तक लाया गया है, लखनऊ के किसी इलाके तक, तो ये कई जगह से कई चेक पोस्ट, कई नाके पार करता हुआ आया है, तो शायद बीच में वो चेक, वो कंट्रोल नहीं रहा होगा। तो ये लाने का जो तरीका है, क्या माना जाए कि बहुत सेफ है, इन टेररिस्ट के लिए आसानी से ले आए होंगे ये लोग? देखिए, अकेला बारूद जब लेके कोई चलता है आदमी, तो वो अपने आप में बारूद फटता नहीं है, तो ये किसी भी लगेज में सामान में लाया जा सकता है, और ये इस तरह से अगर इसको रैप कर लिया तो उससे स्मेल भी नहीं आती है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सारा बाहर से आया हो, ये सब पूछताछ का विषय है। पूछताछ करने के बाद जो पता लगेगा कि कौन से, अगर बाहर से आया तो कौन कौन से नाकों से आया, कैसे आया, ये सब चीजें इसमें डिटेल में इंटरोगेशन से मालूम होगा, और जहां जो कड़ियां इसमें जुड़ेंगी उन सब पे कार्रवाई होगी। स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, मैं समझता हूँ इसमें आगे जितने पूछताछ होगी ये केस आगे बढ़ेगा और आगे मिलेगी। ठीक है सर। राकेश त्रिपाठी जी, एक बड़ा आशंका, बड़ा डर जताया जा रहा है कि ये जो टेररिस्ट जो संदिग्ध पकड़े गए हैं और इनके साथ तमाम लोगों पर जिन पर शिकंजा है, इनके निशाने पर बीजेपी की लीडरशिप हो सकती है।
क्या संकेत है? क्या वाकई बीजेपी लीडरशिप को निशाना बनाने के लिए अब इस तरह के टेररिस्ट उग्रवादी संगठन इस तरह की कार्रवाई को करने की सोचने लगे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। इसलिए जो भी राष्ट्र विरोधी तत्व है, आतंकी तत्व है, उनको भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक रूप से खतरा दिखाई पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता खतरा दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो कितना भी डराने की, धमकाने की, बहलाने की कोशिश करे, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने कदमों से पीछे हटने वाले नहीं है। हम भारत की ताकत के लिए, भारत की उन्नति के लिए, भारत को सिरमौर बना सके, हम विश्वास है। हम इसके लिए बिल्कुल डरने घबराने वाले नहीं है। जो सच है, जो भारत के लिए उपयोगी है, जो भारत के लिए जरूरी है, हम वो बातें कहते रहेंगे, हम उस तरह की राजनीति करते रहेंगे, मुझसे पीछे नहीं हटने वाले। हम पीछे नहीं हटने वाले। बीजेपी का हर नेता भारत के लिए खड़ा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर कि जो लखनऊ से आ रही इस खबर में सबसे राहत देने वाली बात फिलहाल ये है कि दो वो लोग जिनके पास से गोला बारूद बरामद किया गया वो शिकंजे में हैं। उनसे मिली जानकारी उन 4 को पकड़ने में यकीनन मदद करेगी। और वो 4 भी हाथ आते हैं तो शायद वो चेन निकलकर सामने आ जाए और उस चेन के जरिए न जाने कितनी ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। फिलहाल के लिए आप तमाम मेहमानों को जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया। लखनऊ से इस खबर ने एक बड़ी हलचल मचाई है। फिलहाल तमाम एजेंसीज इन पकड़े गए संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में जुटी हुई हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होते हैं।